हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के लेक्चर में हमने जो अभी तक पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर हम आज का टॉपिक जो है सेक्शन 7(1) कैपिटल ए उससे शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने पढ़ी सप्लाई की 5 कंडीशंस। सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, इट शुड बी इन द कोर्स और फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, it should be a taxable supply and it should be made by a taxable person। फिर हमने देखा exceptions to the condition of furtherance of business, जो कि क्या था, import of service। फिर हमने पढ़ा exceptions to the condition of consideration, जिसमें फर्स्ट था permanent transfer of business assets when ITC is taken। ठीक है, सेकेंड कौन सा एक्सेप्शन था? सेकेंड एक्सेप्शन था supply of goods and services to a related person or a distinct person without consideration। थर्ड था supply of goods by principal to an agent without consideration। लेकिन इस पैरा में फॉलो होने के लिए मेन कंडीशन क्या थी? that invoice for further supply of goods should be issued by agent in his own name। फाइन। फोर्थ था import of services without consideration from related person or an establishment, your own establishment located outside India। फाइन, तो इतना हमने अभी तक पढ़ा था। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 कैपिटल ए रीड विद शेड्यूल 2, जो कि है एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। तो फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट क्या कहता है कि जीएसटी से पहले क्या था? वैट, सर्विस टैक्स और भी कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। फाइन। तो अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम में यानी वैट और सर्विस टैक्स के टाइम पे कंफ्यूजन रहता था। कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो उसको आप सप्लाई ऑफ गुड्स कहोगे कि सप्लाई ऑफ सर्विस कहोगे। जैसे फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट में जो सर्व होता है फूड दैट इज गुड्स, ठीक है, और जो वेटर्स आपको सर्व करते हैं, जो ऑर्डर लेते हैं, दैट इज सर्विस। तो जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो उसको आप सप्लाई ऑफ गुड्स बोलोगे, ठीक है, या सप्लाई ऑफ सर्विस बोलोगे। फाइन। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग बनवाई, तो बिल्डिंग बनवाने के लिए तो मटेरियल भी लगता है और लेबर भी लगता है, ठीक है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन सर्विस आपने अवेल की, उसको आप सप्लाई ऑफ गुड्स कहोगे कि सप्लाई ऑफ सर्विस कहोगे, है ना। तो इस तरीके के कुछ कंफ्यूजन्स होते थे अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम में। तो समझ नहीं आता था कि इस पे वैट लगेगा कि सर्विस टैक्स लगेगा, है ना। सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो वैट लगेगा, सप्लाई ऑफ सर्विस होगा तो सर्विस टैक्स लगेगा, ठीक है। तो क्या होता था, रेस्टोरेंट सर्विस पे वैट भी लगता था। स्टेट गवर्नमेंट कहती थी ये तो सप्लाई ऑफ गुड्स है तो वैट लगता था। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती थी ये तो सप्लाई ऑफ सर्विस है तो क्या लगता था? सर्विस टैक्स भी लगता था, है ना। तो जीएसटी में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है। मतलब जिन जिन ट्रांजैक्शन में इश्यूज आ रहे थे अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम में, जिन जिन ट्रांजैक्शन में इश्यूज आ रहे थे, उन सभी ट्रांजैक्शंस को क्या कर दिया गया है? डिक्लेयर कर दिया गया है कि अंडर जीएसटी ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे रेस्टोरेंट सर्विस है, रेस्टोरेंट है, ठीक है, तो उसको क्या डिक्लेयर कर दिया है? सप्लाई ऑफ सर्विस। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें क्या होता है? सप्लाई ऑफ लेबर एंड मटेरियल बोथ, तो उसको भी क्या डिक्लेयर कर दिया गया है? सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। तो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए जीएसटी में क्या कर दिया गया है? गुड्स को और सर्विस को, मतलब जिन ट्रांजैक्शन में इश्यूज आ रहे थे, ठीक है, उनको डिक्लेयर कर दिया गया है कि दिस इज डीम्ड टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स और दिस इज डीम्ड टू बी सप्लाई ऑफ सर्विस। फाइन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। शिवाजी सेल्स रेडीमेड गारमेंट्स टू इट्स कस्टमर्स। अब आप सोच रहे होंगे इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, गुड्स सेल कर रहा है तो सप्लाई ऑफ गुड्स ही बोलेंगे ना। लेकिन गुड्स के साथ मान लीजिए उसने गुड्स तो सेल किए पर उसने ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस भी इंकर किया होगा, ठीक है। तो जब उसने गुड्स सेल किए उसके जो प्राइस था उसमें इंक्लूसिव क्या था? ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस भी था। मान लीजिए उसने अलग से दिखाया अपने इनवॉइस में ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस।
फाइन। तो उस केस में जीएसटी जो लगेगा वो क्या सप्लाई ऑफ गुड्स पे जो रेट लगेगा वो गारमेंट्स का रेट लगेगा, और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पे क्या ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का रेट लगेगा? ऐसा नहीं होगा। क्यों? जब सप्लाई ऑफ गुड्स का केस है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स का केस है, तो भले ही ट्रांसपोर्ट सर्विस का अमाउंट अलग से आप दिखाओ इनवॉइस में, लेकिन जो टोटल वैल्यू होगी उस पर रेट कौन सा लगेगा? गुड्स का रेट ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10,000 रुपीज के गारमेंट्स सप्लाई किए, फाइन। वैसे तो इसका प्राइस 9500 था, लेकिन आपने इनवॉइस कितने का बनाया? 10,000 का। सामने वाले बंदे को बोला आपको इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस कितने में पड़ेगा? 10,000। तो क्या अब मैं 9500 पे गुड्स का रेट लगाऊं यानी गारमेंट्स का, और 500 पे ट्रांसपोर्ट का रेट लगाऊं? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये केस कौन सा है? दिस केस इज ऑफ ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। तो रेट किसका लगेगा? गुड्स का रेट लगेगा। कौन से वैल्यू पे लगेगा? 10,000 के वैल्यू पे लगेगा। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? ठीक है। मशीन खरीदी तो साथ में इंस्टॉलेशन सर्विस भी दी होगी, तो मशीन का जो टोटल प्राइस होगा उस पे जो मशीन पे एप्लीकेबल रेट होगा वो रेट लगेगा जीएसटी का। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ रहा है? नेक्स्ट, एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। मतलब क्या बोला है कि गुड्स का टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेकिन आप सामने वाले को क्या दे रहे हो? राइट टू यूज द गुड्स। मतलब रेंट पे दे दिया, लीज पे दे दिया, है ना? तो उसको क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, जीनियस इक्विपमेंट्स लिमिटेड गिव्स अ मशीनरी ऑन रेंट टू सुहासी मैन्युफैक्चरर्स। तो उसको क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस। फाइन। Any transfer of title in goods under an agreement which stipulates that property shall pass at a future date upon payment of full consideration as agreed। मतलब क्या बोला है? ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर अग्रीमेंट, प्रॉपर्टी शेल पास एट अ फ्यूचर डेट। ऐसा कब होता है? हायर परचेज एग्रीमेंट्स में। हायर परचेज में क्या होता है कि अभी आप गुड्स परचेज कर रहे हो और आप पेमेंट कैसे कर रहे हो? इंस्टॉलमेंट्स में। तो गुड्स का टाइटल पास ऑन कब होगा? मतलब आपको गुड्स की ओनरशिप कब मिलेगी? जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे तब। तो उस ट्रांजैक्शन को भी क्या कहा गया है? सप्लाई ऑफ गुड्स। फाइन। एग्जाम्पल, ध्रुवा कैपिटल सप्लाइज गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस टू कस्टमर। तो उसको क्या कहेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स। ऑप्टिमा मैन्युफैक्चरर सप्लाइज टॉयज टू रिटेलर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। सेल और रिटर्न भी आपने पढ़ा हुआ है। आप गुड्स बेचते हो अप्रूवल के लिए, अगर वो अप्रूव होता है तभी सामने वाला क्या करेगा? उसका ओनरशिप एक्सेप्ट करेगा। उसको भी क्या कहा गया है? सप्लाई ऑफ गुड्स। फ्रेंड्स, हायर परचेज वाला ट्रांजैक्शन आपने कस्टमर को क्या दी? इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी दी, है ना? तो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी देना एक सर्विस भी तो हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो गया? ये कंफ्यूजन हो गया कि सप्लाई ऑफ गुड्स होगा कि सप्लाई ऑफ सर्विस, लेकिन मेन एलिमेंट क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स। इसलिए इसको क्या कहा गया है? सप्लाई ऑफ गुड्स। और इस पे कौन सा रेट लगेगा? जो गुड्स सप्लाई किए हैं उस गुड्स पे जो रेट लगता होगा वो इस ट्रांजैक्शन पे रेट लगेगा। फाइन। लैंड एंड बिल्डिंग, एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड। ठीक है, आपने लैंड रेंट पे दी, लीज पे दी, है ना? तो उस केस में इसको क्या कहा गया है? सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है? एनी लीजिंग और लेटिंग आउट ऑफ लैंड इंक्लूडिंग अ कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कॉमर्स होली और पार्टली इज सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, क्या बोला है? लीजिंग और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल, किसी भी तरीके की बिल्डिंग। ठीक है, आप किसी भी पर्पस को दो तो उसको हम क्या कहेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, अ शॉप लेट आउट इन अ बिजी मार्केट एरिया वुड बी अ सप्लाई ऑफ सर्विस। फाइन। ट्रीटमेंट और प्रोसेस, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, आप एक गुड्स, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें 3 प्रोसेस है, प्रोसेस ए, बी, सी।
प्रोसेस ए एंड बी के लिए जो मशीनरी है वो आपके पास है, लेकिन प्रोसेस सी के लिए जो मशीन है वो आपके पास नहीं है। तो आप क्या करते हो, जिसके पास मशीन है ना प्रोसेस सी करने के लिए, उसको आप गुड्स भेजोगे, वहां से प्रोसेस सी होगा वहां पे, ठीक है, और वो गुड्स आपके पास वापस आएंगे। तो आपने दूसरे से जो सर्विस ली उसको हम कहते हैं जॉब वर्क सर्विस। आपने उससे क्या कराया, आपका जो रॉ मटेरियल था उसको प्रोसेस ए एंड बी तो आप कर चुके थे, अब उसको फिनिश प्रोडक्ट करने के लिए प्रोसेस सी भी करना जरूरी था। तो प्रोसेस सी किसके पास कराया आपने, किसी और के पास, तो आपने उसके पास क्या करवाया, जॉब वर्क सर्विस ली। तो जब भी आप ट्रीटमेंट और प्रोसेस कराते हो गुड्स पे, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। फॉर एग्जांपल, दामिनी डाइंग हाउस डाइज द क्लोथ्स गिवन बाय शुभम टेक्सटाइल्स लिमिटेड ऑन जॉब वर्क बेसिस। क्या बोला है, डाइज द क्लोथ्स गिवन बाय शुभम टेक्सटाइल। तो क्लोथ डाइंग का जो प्रोसेस है वो किसने किया, दामिनी ने। किसके लिए किया, शुभम टेक्सटाइल्स के लिए, है ना। तो दामिनी ने शुभम को क्या दिया, सर्विस दी, कौन सी, जॉब वर्क सर्विस। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस असेट्स are transferred or disposed of under the directions of person carrying on the business so as no longer to form part of those assets whether or not for consideration is supply of goods। क्या बोला आपने, अपने बिजनेस असेट ट्रांसफर किए तो उसको क्या कहेंगे हम, सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, लॉजिकल है। गुड्स हेल्ड यूज्ड फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज or are made available to any person for use for any purpose other than business by or under the direction of a person carrying on the business whether or not for consideration। आपने क्या किया, आपके जो बिजनेस असेट है वो किसी और पर्सन को यूज करने के लिए दे दिए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। ट्रांसफर ओनरशिप का जो टाइटल है वो ट्रांसफर नहीं हुआ है, केवल क्या किया, एसेट यूज करने के लिए दिए, तो उसको क्या कहेंगे हम, सप्लाई ऑफ सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, Arunodya, a sole proprietor, owns a laptop used for making office presentations। ठीक है, तो बिजनेस पर्पस लैपटॉप है। He transfers the said laptop to his son for making school projects। ठीक है, तो स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए क्या हो रहा है, अपना जो बिजनेस का लैपटॉप है वो यूज हो रहा है, कहां पे, घर पे यूज हो रहा है, स्कूल के प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, सप्लाई ऑफ सर्विस। Renting of immovable property, renting of a commercial complex, renting of a religious place, educational institution, permitting use of immovable property for vending dispensing machines। क्या बोला है, सारे के सारे लीज रेंट के ट्रांजेक्शन्स हैं, किसके, इमूवेबल प्रॉपर्टी के, तो उसको हम क्या कहेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। आपको समझ आ रहा होगा कि कोई चीज किसी को यूज करने के लिए दो तो दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। किसी चीज का टाइटल ट्रांसफर करो, ओनरशिप ट्रांसफर करो, तो उसको क्या कहेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, यही कॉमनली अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर एटसेट्रा। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ, इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर wholly or partly except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate। फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है जो कि आपका दिया हुआ है नेगेटिव लिस्ट में। ठीक है, हमारा जो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेगेटिव लिस्ट, तो हम इस पॉइंट को नेगेटिव लिस्ट के साथ कवर करेंगे। फाइन, ये पोर्शन आपके काम का नहीं है, इसको आप कट कर सकते हैं। टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, आपने क्या किया, अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किसी को टेम्पररी ट्रांसफर किया। मान लीजिए आपका फूड मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, ठीक है, आप क्या बना रहे हो, आप मान लीजिए स्वीट्स बनाते हैं। आपको अपना जो प्रोडक्ट रेंज है उसको एक्सपांड करना है, आपको आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ाना है, मतलब आप नमकीन बनाने का भी सोच रहे हो, और आपने सोचा कि चलो ना किसी को जॉब वर्क करने के लिए दे देते हैं, है ना, और पैकिंग वगैरह भी सब उसी से कराएंगे, अपन मशीन लाएं, अपन सब करें,
है ना, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं किसी को जॉब वर्क कराने के लिए दे देते हैं। तो आपने एक बंदे से कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम हमारे लिए नमकीन बनाओ, मतलब तुम अपनी ब्रांड के लिए तो बना ही रहे हो, पर तुम क्या करो, हमारे लिए नमकीन बनाओ, है ना, और हमारे ही ब्रांड नेम से सेल करो। ठीक है, तुम जो भी नमकीन बनाओगे उससे जो भी प्रॉफिट होगा 50% तुम्हारा, 50% हमारा। ठीक है, तो बंदा मान गया। तो हमारे नाम से बेचो, मतलब सपोज मैं लेज है, मेरा ब्रांड का नाम क्या है, लेज। तो मैंने मेरा जो लोगो है जिसको मैंने ट्रेडमार्क कराया हुआ है वो मैंने उस बंदे को यूज करने के लिए दिया। तो जो मेरा लोगो है जिसको मैंने ट्रेडमार्क कराया है उसको मैं क्या कहूंगा, मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वो क्या है, मेरे ब्रांड का इमेज। तो मेरा ब्रांड इमेज, मेरा लोगो, मेरा जो ट्रेडमार्क किया हुआ लोगो है वो मैंने उसको क्या किया, यूज करने के लिए परमिट किया। सो दैट इज ऑल्सो व्हाट, दैट इज ऑल्सो सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ रहा है। टेम्पररी एग्जांपल, टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ पेटेंट। पेटेंट क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप कोई प्रोसेस इनोवेट करते हैं, ठीक है, so you can get it registered as patent so that nobody can copy it for a specific period of time। ठीक है, तो उसको कहेंगे हम पेटेंट। अगर आपने जो आपका फॉर्मूला है जिसको आपने पेटेंट कराया वो आपने किसी और कंपनी को यूज करने के लिए दिया कि ये XYZ जो भी मेडिसिन या वैक्सीन मैंने बनाई है इसको मैं तो मैन्युफैक्चर कर सकता हूं, पर मेरे अलावा और कौन कर सकता है, जिसको मैंने परमिट किया। तो मैंने क्या किया, टेम्पररी ट्रांसफर किया राइट टू यूज द पेटेंट। ठीक है, तो उसको भी क्या कहेंगे हम, सप्लाई ऑफ सर्विस। डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडॉप्शन, अपग्रेडेशन, एनहेंसमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है उसको हम क्या कहेंगे, सप्लाई ऑफ service। Fine. Suvidha Solution develops an accounting software for a business. So this is what, this is supply of service। Agreeing to obligation to refrain from an act or to tolerate an act or situation or to do an act। Friends, consideration की definition पढ़ते टाइम हमने एक एग्जाम्पल देखा था। कौन सा एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल देखा था जिसमें आपका बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और नया बंदा आया एक मार्केट में जिसका क्रीम मैन्युफैक्चरिंग है, क्रीम बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, और जिसके मार्केट में आने से क्या हो रहा था, आपका रेवेन्यू अफेक्ट हो रहा था। तो आपने उसके साथ क्या किया था, नॉन कम्पीट अग्रीमेंट के 5 साल तक तुम मार्केट में नहीं आओगे, और उसके बदले में आपने उसको क्या दिए थे, 1 करोड़ रुपए। फाइन। सो उसको हम क्या कहते हैं, agreeing to an obligation to refrain from an act। refrain from an act मतलब जो बिस्किट बनाना था वो अब उसको नहीं बनाने हैं, ठीक है, और to tolerate an act or situation or to do an act। फाइन, इसको हम और क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फोरबेरेंस, जो कि हमने कहां पढ़ा था, हमने पढ़ा था कंसिडरेशन की डेफिनेशन में। तो ये भी क्या हुआ, सप्लाई ऑफ सर्विस। एग्जाम्पल देखते हैं, केबल ऑपरेटर सखाराम हैज एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट विथ केबल ऑपरेटर आत्माराम दैट सखाराम विल नॉट प्रोवाइड केबल कनेक्शंस इन द स्पेसिफाइड एरियाज वेयर आत्माराम इज प्रोवाइडिंग द कनेक्शंस। सखाराम और आत्माराम के बीच में क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आत्माराम ने सखाराम से कहा कि सखाराम जहां जहां मैं केबल कनेक्शन दे रहा हूं वहां वहां तुम नहीं दोगे। उसके बदले में आत्माराम ने सखाराम को क्या दिया होगा, कुछ पैसे दिए होंगे। फाइन, उस पे क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, क्योंकि ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। और इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं, नॉन कम्पीट अग्रीमेंट्स विच कंस्टिट्यूट सप्लाई ऑफ सर्विस। फाइन, ये उसी तरीके का एग्जाम्पल है जो बिस्किट वाला मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। फाइन। लेट डिलीवरी चार्जेस रिकवर्ड फ्रॉम सप्लायर फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। आपने एक मशीन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया किसी को और कहा कि 3 महीने में मशीन कंप्लीट हो जानी चाहिए। 3 महीने में कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है, तो क्या लगेगा, अगर आपका कंसिडरेशन 10 लाख का है तो मैं आपको क्या दूंगा, केवल 9 लाख रुपए दूंगा। एक और महीना लेट हुआ तो 8 लाख रुपए दूंगा। फाइन, तो क्या कहा है, लेट डिलीवरी चार्जेस रिकवर्ड फ्रॉम सप्लायर फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद इन टाइम। तो मान लीजिए आपने 3 महीने का टाइम दिया था लेकिन उसने 4 महीने में कंप्लीट किया, तो आपने 10 लाख की जगह कंसिडरेशन कितना दिया होगा उसको,
9 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए जो आपने काटा फॉर डिले इन डिलीवरिंग, ठीक है, ऑफ मशीनरी, उसको क्या कहेंगे हम? सप्लाई ऑफ सर्विस, और उस पे भी जीएसटी लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ रहा है? क्योंकि क्या कहेंगे उसको हम? अग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टॉलरेट एन एक्ट। ये वाला जो हमारा एग्जांपल है वो किस में कवर होगा? टॉलरेट एन एक्ट। आपने उसने जो डिले किया उसको बर्दाश्त किया 1 महीने तक, ठीक है, जिसके बदले में आपने उससे क्या लिया? 1 लाख रुपए लिए। 10 लाख देने वाले थे ना, अभी कितने दिए? केवल 9 लाख रुपए दिए। तो ये जो आपने एक्ट उसका टॉलरेट किया, उसके लिए जो 1 लाख रुपए आपने उसके माइनस किए, उस पे भी क्या होगा? जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है? फाइन। नोटिस पे रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज फॉर लीविंग द जॉब बिफोर अग्रीड पीरियड ऑफ नोटिस फॉर लीविंग द जॉब। मतलब क्या होता है? कोई बंदा अगर जॉब कर रहा है तो उसको नोटिस पीरियड देना पड़ता है ना, कि अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हो तो आपको 30 डेज का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। नोटिस पीरियड नहीं दोगे तो आपका जो लास्ट मंथ का सैलरी है वो आपको नहीं मिलेगा। फाइन। तो ये जो नोटिस पे रिकवर किया आपने, मतलब मान लीजिए बंदे की सैलरी 50,000 रुपए है और उसने बिना नोटिस दिए कंपनी को छोड़ दिया, तो कंपनी ने उसकी जो 50,000 प्रीवियस मंथ की सैलरी थी वो क्या की? उसको नहीं दी। तो ये क्या हुआ? टॉलरेटिंग एन एक्ट। फाइन। तो व्हेन यू टॉलरेट एन एक्ट, तो ये जो 50,000 है उस पे क्या लगेगा? जीएसटी, क्योंकि उसको हम क्या कहेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस। फाइन। क्या लिखा है? नोटिस पे रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय फॉर लीविंग द जॉब बिफोर अग्रीड पीरियड ऑफ नोटिस फॉर लीविंग अ जॉब। ठीक है, आपने उसका या तो प्रीवियस मंथ का सैलरी नहीं दिया होगा, या तो अगर आपने सैलरी दिया होगा तो आप क्या करोगे? उसको बोलोगे कि जो 1 महीने का सैलरी है, जो 50,000 रुपीज का पेनल्टी है, वो तू मुझे दे दे और तू जॉब छोड़ के जा सकता है। यानी तू नोटिस पीरियड सर्व नहीं करेगा 30 डेज का तो भी चलेगा। ये नोटिस पीरियड क्यों होता है फ्रेंड्स? कोई बंदा कहीं पे जॉब कर रहा है, ठीक है, तो उसको एक काम असाइन किया गया है। अब वो बंदा अचानक चला जाएगा तो एम्प्लॉयर को तुरंत ही तो कोई दूसरा बंदा मिलेगा नहीं, है ना। तो इसलिए लोग क्या करते हैं? नोटिस पीरियड रखते हैं कि आप जॉब छोड़ो तो 30 डेज का नोटिस पीरियड सर्व करके फिर आप जा सकते हो, है ना। तो अगर जॉब छोड़नी है तो 30 दिन पहले इन्फॉर्म करो, और अगर तुरंत जाना चाहते हो तो 50,000 की क्या पड़ेगी? पेनल्टी। तो उस पेनल्टी अमाउंट पे क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। तो वो पेनल्टी अमाउंट 2 तरीके से रिकवर हो सकता है। या तो आपने उसको प्रीवियस मंथ की सैलरी नहीं दी, या तो आपने क्या किया? सैलरी अगर दे दी है तो पेनल्टी क्या करोगे? आप उससे रिकवर करोगे। कितनी? 50,000 रुपए। फाइन। और उस पर क्या पे करोगे? जीएसटी पे करोगे। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पज। राइट टू यूज ट्रांसफर किया मतलब रेंट पे दिया मशीन को, है ना, क्या लगेगा? उस पर जीएसटी लगेगा। फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाईज। कंपोजिट सप्लाईज इज सप्लाई ऑफ सर्विस। कंपोजिट सप्लाईज वो होते हैं जिसमें गुड्स और सर्विस दोनों एलिमेंट्स होते हैं, है ना। जैसे कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? वेन एवर यू सप्लाई सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, सो जब भी मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोलूंगा तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स ओनली कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हम नहीं कर रहे हैं। Whenever we use word works contract under GST, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, फिटिंग आउट, इंप्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, मेंटेनेंस ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी wherein transfer of property in goods is involved in the execution of such contract. Fine. Supply by way of or as a part of any service or in any other manner whatsoever of goods being food or any other article for human consumption or drinks. Friends, ये जो लिखा है ना, supply by way of or part of any service or any other manner whatsoever of goods being food or any other article for human consumption or any drink, इसको आप ब्रैकेट करके लिख दीजिए रेस्टोरेंट सर्विसेज। ठीक है, सो इसको क्या कहा गया है? सप्लाई ऑफ सर्विस। सो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रेस्टोरेंट बोथ आर इंक्लूडेड एज सप्लाई ऑफ
सर्विस, है ना। इसको क्या कहा गया है, कॉम्पोजिट सप्लाई भी कहा गया है। कॉम्पोजिट सप्लाई मतलब जिसमें गुड्स का एलिमेंट भी है और सर्विस का एलिमेंट भी है। फाइन। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस टू अ मेंबर फॉर कैश, deferred payment or other valuable consideration. So suppose you are a member of any body, ठीक है, you are a member of any unincorporated association। तो वो जो एसोसिएशन है वो क्या करता है, आपको जो एयर कंडीशन है उसको कंसेशनल रेट पे सप्लाई करता है। फाइन, मान लीजिए 40,000 का एयर कंडीशनर आपको कितने में दिया, 35,000 रुपए में। तो जब ऐसा होता है तो उसको हम कहते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कहेंगे। फाइन। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ संस्कृति सोसाइटी सप्लाइज एयर कंडीशनर्स टू इट्स मेंबर्स एट कंसेशनल रेट। कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो एसोसिएशंस होते हैं इनका एक फंड होता है, तो किसी भी मेंबर को अगर पैसे की जरूरत है या किसी असेट की जरूरत है जो कि पूरे एसोसिएशन का है, तो वो असेट वो मेंबर यूज कर सकता है। तो अगर वो असेट यूज करने के लिए दिया तो क्या हुआ, राइट टू यूज ट्रांसफर हुआ, तो उसको हम क्या कहेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन वो असेट एसोसिएशन ने मेंबर को सेल कर दिया तो क्या कहेंगे हम उसको, सप्लाई ऑफ गुड्स। क्लियर हो पा रहा है फ्रेंड्स? ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नेगेटिव लिस्ट से, दैट इज शेड्यूल 3 ऑफ CGST।